यूट्यूब चैनल कालचक्र के आज के एपिसोड में आप सभी को डियर भारद्वाज की ओर से नमस्कार। हजारों वर्षों से यूरेशिया के अथाह घास भूमियों ने मानव सभ्यता को एक ही कठोर सत्य बताया है, इस संसार में कोई भी शक्ति शाश्वत नहीं होती। इसी धरती पर असंख्य साम्राज्यों का जन्म हुआ। इसी भूमि पर अनगिनत विश्व विजेताओं ने अपने भाग्य की इबारत लिखी और अंततः इसी धरती ने उन्हें समय की गत में विलीन होते हुए भी देखा। सबसे पहले स्योंगनु आए। उनकी गर्जना से चीनी साम्राज्य चौंक उठा। वो सतर्क हो गए और महान दीवार ग्रेट वॉल का विस्तार शुरू हुआ। फिर हुण आए। उनके तूफानी आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद गुप्तुर्कों का उदय हुआ। उन्होंने पूरे मध्य एशिया को एक साझा सांस्कृतिक संसार में बांट दिया। उन्होंने इस्लामी जगत के इतिहास की दिशा बदल दी और रोमन साम्राज्य की अंतिम विरासत को सदा के लिए इतिहास के कब्र में दफना दिया। और अंततः मंगोल आए। चंगेज खान के नेतृत्व में उन्होंने मानव इतिहास का सबसे विशाल स्थलीय साम्राज्य स्थापित किया। चीन से डैन्यूब तक, साइबेरिया से फारस तक उनके घोड़ों की टापों से मानो पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। उस समय ज्ञात संसार का आधे से भी अधिक भाग मंगलों के अधीन आ गया। लेकिन समय संसार का सबसे महान विजेता है। एक एक करके साम्राज्य ढाते गए। विजय के नगाड़े मौन पड़ गए। घुड़सवार सेनाओं की गर्जना इतिहास की धुंध में खोती चली गई। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यूरेशियाई घास भूमियों से जन्म लेने वाले विश्व विजेताओं की गाथा सदा के लिए समाप्त हो चुकी हो। लेकिन इतिहास कभी इतना सरल नहीं होता। उसने अपना अंतिम महान अध्याय अभी भी सुरक्षित रखा हुआ था। मंगोलिया की विशाल घास भूमियों से भी अधिक पूर्व में आज के उत्तर पूर्वी चीन और दक्षिणी साइबेरिया की सीमा पर, जहां अमूर नदी शीतल हवाओं के साथ बहती है, जहां देवदार के घने वन वर्ष भर कोहरे में डूबे रहते हैं, जहां आधे वर्ष तक बर्फ पूरी धरती को सफेद मौन की चादर से ढके रखती है, उसी कठोर भूमि पर एक नई शक्ति चुपचाप जन्म ले रही थी। ये लोग केवल घास भूमि के पुत्र नहीं थे, वो जंगलों के भी योद्धा थे। वो बचपन से ही धनुष चलाना सीखते थे, बर्फ पर घोड़े दौड़ाना सीखते थे। भूख से लड़ना, कठोर सर्दी सहना, शिकार करना और युद्ध जीतना उनके जीवन का हिस्सा था। वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करके नहीं, बल्कि उसके साथ एकाकार होकर जीना चाहते थे। उसी कठोर जीवन ने उनके शरीर को लोहे जैसा मजबूत और उनकी इच्छा शक्ति को पर्वतों से भी अधिक अडिग बना दिया था। वो थे जोरचैन। और कुछ ही दशकों बाद संसार उन्हें एक नए नाम से जानने वाला था, मंचू। जोरचैन किसी विशाल साम्राज्य के स्वामी नहीं थे। वो दर्जनों कुलों, गोत्रों और छोटे छोटे कबीलों में विभाजित थे। कभी वो आपस में युद्ध करते, कभी मंगोलों के दबाव और दमन को सहते, तो कभी चीनी राजवंश को कर चुकाने के लिए विवश होते। यही उनकी नियति थी। लेकिन अब उनकी नियति बदलने का समय आ चुका था। इतिहास में हर युग परिवर्तन की शुरुआत किसी असाधारण व्यक्ति से होती है। मंचुओं के भाग्य को बदलने वाले व्यक्ति थे नूरहाची। सन 1559 में जन्मे नूरहाची ने केवल अपने राज्य का विस्तार करने का सपना नहीं देखा था। उन्होंने एक बिखरी हुई जाति को एक संगठित राष्ट्र में बदलने का स्वप्न देखा था। वो भलीभांति समझते थे, विभाजित लोग इतिहास पढ़ते हैं, जबकि एकजुट लोग इतिहास लिखते हैं। इसीलिए उन्होंने एक एक करके सभी गोत्रों को या तो युद्ध के माध्यम से पराजित किया या फिर कूटनीति के द्वारा अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने पहले लोगों का विश्वास जीता और उसके बाद ही भूमि पर अपना अधिकार स्थापित किया। किंतु नूरहाची की सबसे महान विजय किसी युद्ध भूमि में प्राप्त नहीं हुई थी। उनकी सबसे महान रचना थी 8 बैनर प्रणाली, 8 बैनर सिस्टम। यह केवल एक सैन्य संगठन नहीं था, यह पूरे राज्य को संचालित करने वाली एक जीवित व्यवस्था थी। हर परिवार किसी न किसी बैनर से जुड़ा हुआ था। हर सैनिक के पास अपना घोड़ा था। प्रत्येक बैनर का अपना प्रशासन, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी रसद व्यवस्था, अपना नेतृत्व और अपना अनुशासन था। युद्ध, कृषि, कर व्यवस्था, जनगणना, प्रशासन और रसद सब
कुछ इसी एकीकृत प्रणाली के भीतर संचालित होता था। युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही विजय की नींव रख दी जाती थी। इसी व्यवस्था ने एक साधारण जनजाति को पूर्वी एशिया की सबसे संगठित सैन्य शक्ति में बदल दिया। घुड़सवारी युद्ध कला, अद्वितीय धनुर्विद्या, बिजली की गति से आक्रमण करने की क्षमता, लोहे जैसा अनुशासन और अटूट संगठन, इन सभी के अद्भुत संगम ने मंचू सेना को आतंक का पर्याय बना दिया। नूरहाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी होंग ताइजी ने इस अभियान को और अधिक संगठित तथा संस्थागत रूप दिया। उन्होंने केवल नए प्रदेशों पर विजय ही प्राप्त नहीं की, बल्कि एक नई राष्ट्रीय पहचान भी गढ़ी। सन 1635 में जुरचेन नाम को त्याग दिया गया और उसकी जगह एक नई पहचान अपनाई गई, मंचू। एक वर्ष बाद उत्तर चीन राज्य का नाम बदलकर छिंग रखा गया। यह केवल नाम परिवर्तन नहीं था, एक नए साम्राज्य के उदय हो रहा था। अब उनकी दृष्टि उत्तर के वनों तक सीमित नहीं रही। उनका लक्ष्य था चीन का ड्रैगन सिंहासन। उस समय चीन पर शासन कर रहा मिंग राजवंश बाहर से अब भी भव्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नींव दरक चुकी थी। भ्रष्टाचार ने प्रशासन को खोखला बना दिया था। राजकोष लगातार खाली हो रहा था। सूखा, बाढ़, महामारी और जलवायु परिवर्तन खेती को तबाह कर रहे थे। करों के भारी बोझ से किसान विद्रोह पर उतर आए थे। लाखों लोग अकाल से मर रहे थे और अंततः विद्रोही नेता ली जिचेंग की सेना ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया। मिंग सम्राट छोंगजेन ने निषिद्ध नगर छोड़ दिया और जिंगसांग पहाड़ी पर एक वृक्ष से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लगभग 300 वर्षों से शासन कर रहा मिंग राजवंश एक ही क्षण में ढह गया और उसी क्षण मंगचुओं को वह अवसर मिल गया जिसकी वो दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। सन 1644 युद्ध के नगाड़े पर्वतों में गूंज उठे। हजारों घोड़े एक साथ आगे बढ़े। रंग बिरंगे बैनर ठंडी हवाओं में लहराने लगे। लोहे के कवच उगते सूर्य की रोशनी में चमक उठे और इतिहास की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक ग्रेट वॉल। इस बार वह दीवार कोई बाधा नहीं बनी, बल्कि यह केवल इतिहास की मौन साक्षी बनकर रह गई। सानहाई दर्रे से मंचू सेना चीन के भीतर प्रवेश कर गई। कुछ ही महीनों में बीजिंग उनके नियंत्रण में था। लगभग 2000 वर्षों से चलता आ रहा घुमंतु शक्तियों और कृषि सभ्यता का संघर्ष अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। लेकिन इस बार इतिहास में एक गहरा परिवर्तन हुआ। पहले के अनेक विजेताओं ने विजय के बाद लूटपाट को प्राथमिकता दी थी, परंतु मंचुओं ने इतिहास से एक महत्वपूर्ण सीख ली थी। वो समझ चुके थे कि किसी सभ्यता को नष्ट करके साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिक सकता। केवल उसे आत्मसात करके ही सदियों तक शासन किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कन्फ्यूशियस की शासन दर्शन परंपरा का सम्मान किया, चीनी प्रशासनिक व्यवस्था को यथावत बनाए रखा, शाही परीक्षा प्रणाली को जारी रखा गया। हान चीनी विद्वानों और अधिकारियों को शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। साथ ही उन्होंने अपनी घुड़सवार परंपरा, 8 बैनर प्रणाली और मंच पहचान को भी सुरक्षित रखा। घास के मैदानों की शक्ति और कृषि सभ्यता का ज्ञान पहली बार इतनी गहराई से एक ही साम्राज्य के भीतर समाहित हुए और इसी अद्भुत संगम से जन्म हुआ छिंग साम्राज्य। अगले लगभग 3 शताब्दियों तक इसी राजवंश ने चीन पर शासन किया। सम्राट कांगसी ने विद्रोहों को कुचल दिया। रूस के साथ नेरचिंस्क संधि करके उत्तरी सीमा को स्थिर बनाया और चीन को फिर से एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। योंगजोंग ने प्रशासन और कर व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किए और चियन लोंग के शासनकाल में छिंग साम्राज्य अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच गया। मंगोलिया, तिब्बत, शिनजियांग, ताइवान, अमूर क्षेत्र और मध्य एशिया के विशाल भूभाग एक ही साम्राज्य के अधीन आ गए। चीन ने अपने पूरे इतिहास का सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार प्राप्त किया। उसकी जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक हो गई। रेशम, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, पोर्सिलेन और विशाल व्यापारिक नेटवर्क ने छिंग साम्राज्य को पूर्वी एशिया की निर्विवाद महाशक्ति बना दिया और अंततः
इतिहास ने एक अद्भुत विडंबना रची। लगभग 2000 वर्षों तक चीनी सम्राट उत्तर के घुड़सवार खानाबदोशों को अपनी सभ्यता का सबसे बड़ा शत्रु मानते रहे। उन्हें रोकने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया। असंख्य सैनिकों ने उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन अंतिम परिणाम इतिहास ने घटनाओं को ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिन्हें रोकने के लिए वह दीवार बनाई गई थी, अंततः उन्हीं ने उस दीवार के भीतर स्थित ड्रैगन सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उत्तर के घुड़सवार खानाबदोश स्वयं चीन के सम्राट बन गए। उन्होंने चीन के इतिहास को एक नई दिशा दे दी। मनसूबे के उदय के साथ ही यूरेशियाई घास भूमि से आरंभ हुई लगभग 2000 वर्षों लंबी विश्व विजय की महागाथा अपने अंतिम अध्याय तक पहुंच गई। वो अंत केवल एक साम्राज्य की कहानी नहीं थी, वह आधुनिक चीन के जन्म की आधारशिला था। आज चीन की अनेक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, शिनजियांग, तिब्बत और आंतरिक मंगोलिया का राजनीतिक स्वरूप, बहुजातीय राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्रीय एकता की संरचना, इन सब पर छिंग युग की गहरी छाप आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। आज घास के मैदानों के घोड़े मौन है, युद्ध भूमियों में अब झंडे नहीं लहराते, लेकिन जब उत्तर की ठंडी हवा यूरेशिया के विस्तृत मैदानों पर बहती है तो ऐसा लगता है मानो इतिहास आज भी उन घोड़ों की टापों की गूंज सुन रहा हो। साम्राज्य उड़ते हैं, ढह जाते हैं, सम्राट आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो जिस संसार को बदल जाते हैं वो कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। यदि आप मानव इतिहास की ऐसे ही गहरी शोध आधारित और रोचक कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले बुधवार इतिहास के एक और रोमांचक अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।